India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अर्ध निकाय, जी हाँ, आपको बता दें कि अर्ध न्यायिक निकाय से जुड़े हुए पूरी खबर है। बताई भी जा रहा है कि देखते हुए कि अर्ध न्यायिक निकाय भी उसी मुद्दे पर फिर से मुकदमा चलाने से रोकने के लिए रेस जुडिशिएटा के सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें अर्ध न्यायिक निकाय द्वारा पारित दूसरा आदेश बरकरार रखा गया, जबकि अर्ध न्यायिक निकाय द्वारा पारित पहले आदेश का पालन नहीं किया गया और उसे चुनौती नहीं दी गई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें अर्ध न्यायिक निकाय ने उसी मुद्दे पर फिर से मुकदमा चलाया था, जिस पर उसके समक्ष दायर पहले के आवेदन में निर्णय लिया गया। अर्ध न्यायिक प्राधिकरण ने दूसरे आवेदन पर निर्णय देते हुए समय अपने द्वारा पारित पहले के आदेश की समीक्षा की। हाईकोर्ट ने अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के दूसरे आदेश को उचित ठहराया, जबकि पहले के आदेश का पालन नहीं किया गया। उसे चुनौती नहीं दी गई, जिससे कि वह अंतिम हो गया। हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें तर्क दिया गया कि अर्ध न्यायिक निकाय भी रिस जुडिकाटा के सिद्धांतों से बंधे हैं और अर्ध न्यायिक निकाय द्वारा अपने प्रारंभिक आदेश के माध्यम से तय किए गए मुद्दे पर आवेदन के बाद दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाईकोर्ट का निर्णय दरकिनार करते हुए जस्टिस नाथ द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि हाईकोर्ट ने अर्ध न्यायिक निकाय द्वारा पारित दूसरे आदेश को मान्य करने में गलती की, जबकि पहला आदेश अंतिम हो चुका था। अदालत ने कहा कि एक बार जब आदेश को पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया और वह अंतिम हो गया, तो सक्षम प्राधिकारी के पास पहले आदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्षों और निर्देशों के विपरीत दूसरे आवेदन पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा। इस न्यायालय ने यह तय किया कि न्यायिक निर्णय का सिद्धांत अर्ध न्यायिक अधिकारों पर लागू होता है और उन्हें बाध्य करता है। अदालत ने कहा कि किसी भी अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के पास आमतौर पर किसी समन्वय या पूर्ववर्ती प्राधिकरण द्वारा समय के शुरुआती बिंदुओं पर लिए गए विपरीत दृष्टिकोण को एक तरफा रूप से लेने की शक्ति नहीं होगी। अदालत ने कहा कि अदालत ने कहा कि अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष दायर दूसरा आवेदन खारिज किए जाने योग्य है, जिसमें बाद में अर्ध न्यायिक निकाय का दूसरा आदेश बरकरार रखने वाले हाईकोर्ट के आदेश को अलग रखा। और अगली खबर का रुख करते हैं। इंजीनियर संस्थानों में असिस्टेंट, आपको बता दें कि प्रोफेसरों की नियुक्ति का पूरा मसला है। सुप्रीम कोर्ट इंजीनियर संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इंजीनियर संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर जो 15 मार्च 2000 के बाद नियुक्त, जिसके पास नियुक्ति के समय पीएचडी योग्यता नहीं है या जो अपनी नियुक्ति के 7 साल के भीतर पीएचडी हासिल करने में विफल रहे, वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी 2010 की अधिसूचना के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में दोबारा नामित होने का दावा नहीं कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना है कि 15 मार्च 2000 से पहले विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में नियुक्त किए गए शिक्षक जब पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, उन्हें छठे वेतन आयोग के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पुनः नामित होने का लाभ मिलेगा। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस
के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि जहां तक ऐसे शिक्षकों का सवाल है जिनकी नियुक्ति 15 मार्च 2000 से पहले हुई, हमें छठे वेतन आयोग के तहत उनके अधिकारों के बारे में हाईकोर्ट के निष्कर्षों में छेड़छाड़ करने का कोई कारण नहीं दिखता है। अपीलकर्ता उन प्रतिवादियों को उच्च वेतनमान जारी करें जिनकी कोई नियुक्ति जो है 15 मार्च 2000 से पहले हुई है। साथ ही बकाया राशि पर 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी आज से 4 सप्ताह के भीतर दिया जाए, अन्यथा ब्याज की गणना 15% वर्ष की दर से 15% प्रति वर्ष की दर से की जाएगी। अन्य शेष 5 प्रतिवादी शिक्षकों के लिए जिनकी नियुक्ति इस तिथि के बाद हुई जब पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए अनिवार्य आवश्यकता बन गई और उन्होंने उच्च वेतनमान के संदर्भ में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में दोबारा पदनाम का लाभ मांगा, लेकिन नियुक्त के 7 वर्षों के भीतर इसे प्राप्त करने में विफल रहे, उन्हें राहत नहीं दी गई। साथ ही न्यायालय ने कहा कि जब ये शिक्षक पीएचडी प्राप्त कर लेंगे तो वह उच्च वेतन और पुनर्पदनाम के लिए अपने संबंधित संस्थानों के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस मामले में प्रतिवादी शिक्षक जिनके पास मास्टर की डिग्री है उसको अपीलकर्ता द्वारा 1995 और 2009 के बीच संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। इसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी शिक्षकों को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुनः नामित किया जाना था और उन्हें छठे वेतन आयोग के अनुसार उच्च वेतनमान दिया जाना था। इसके बाद पुनर्विचार याचिका दायर की गई जिसे भी खारिज कर दिया गया। इन दोनों आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और अगली खबर ब्रजेश सिंह बनाम बिहार राज्य से जुड़े हुए। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य में बने पुलों के बार बार ढहने के मुद्दे पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग वाली जनहित याचिका को पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बिहार सरकार को संपूर्ण संरचनात्मक ऑडिट करने की और किसी भी कमजोर पुल की पहचान करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन के निर्देश देने की मांग की गई, जिसे गिराने या मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है। बिहार राज्य द्वारा जवाबी हलफनामे में दिए गए विवरणों पर विचार करने के बाद खंडपीठ ने याचिका को पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का फैसला किया। सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा है कि हमने काउंटर का अध्ययन किया और हम इसे पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं। काउंटर में उन्होंने जो भी कुछ वो कर रहे हैं निरीक्षण आदि का विवरण दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा है कि पुल ढहने की कई घटनाएं हुई है, फिर भी आज तक कोई तीसरे पक्ष का निरीक्षण नहीं हुआ है। जस्टिस कुमार ने कहा है कि 3 निर्माण पुल ढह गए हैं। संबंधित अधिकारियों को कुछ समय के लिए निलंबित किया गया और फिर वापस लाया गया। सभी लोग इसमें मिले हुए हैं। बिहार राज्य के वकील ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अभी भी जारी है। तब चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से कहा है कि हम इसे हाईकोर्ट को सौंप देंगे, उन्हें मासिक आधार पर इसकी निगरानी करने दें। और राज्य के वकील ने भी बताया है कि 10,000 से ज्यादा पुलों का निरीक्षण किया गया है। खंडपीठ ने आदेश पारित किया है। विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जवाबी हलफनामा हमारी राय है कि वर्तमान रिट याचिका को पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए, जो समय समय पर शीघ्र और उचित कार्रवाई कर सकता है। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वे 4 सप्ताह की अवधि के भीतर फाइलें पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर करें। पक्षकार 14 मई 2025 को हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित हों। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉब लिंचिंग मसले की। दरअसल बता दें आपको कि कोर्ट में मॉब लिंचिंग मसले पर सुनवाई हुई और 2019 में दायर एक जनहित याचिका जिसमें तहसीन पूनावाला
मामले में जारी दिशा निर्देशों के पालन न होने को चुनौती दी गई थी। उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक असंक्षिप्त स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित किया है कि बीएनएस जो आईपीसी का स्थान ले चुकी है और बीएनएस में भीड़ द्वारा मॉब लिंचिंग को अलग अपराध के रूप में शामिल किया गया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ जो है इस मसले पर सुनवाई की और शुरुआत में देखा गया कि सभी राज्यों ने अपने हलफनामे में दाखिल नहीं किए, जिसमें मामले में दलील पूरी नहीं हुई थी। हालांकि बाद में एसजे तुषार मेहता ने कोर्ट को अवगत कराया कि नई बीएनएस व्यवस्था में मॉब लिंचिंग को अपराध घोषित किए जाने के कारण ये याचिका अब अप्रासंगिक हो सकती है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक संक्षिप्त स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये जनहित याचिका एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट नामक संगठन द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 तहसीन पूनावाला मामले में जारी दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तहसीन पूनावाला मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संसद से आग्रह किया था कि मॉब लिंचिंग को और गौ रक्षा हिंसा से निपटने के लिए एक नया सख्त कानून बनाया जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर इन घटनाओं को रोका नहीं गया तो ये तूफान जैसे राक्षस की तरह पूरे देश में फैल सकती है और कोर्ट की राय थी कि एक विशेष कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों में कानून का भय उत्पन्न हो। जुलाई 2019 में पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एंटी करप्शन काउंसिल की याचिका पर नोटिस जारी किया और गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से जवाब मांगा। अब चूंकि बीएनएस में मॉब लिंचिंग को अपराध घोषित कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संक्षिप्त स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन दायर या एक अन्य जनहित याचिका को निपटाया, जिसमें गौरक्षा दलों द्वारा मॉब लिंचिंग में बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट तहसीन पूनावाला मामले में जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए अधिकारियों को कदम उठाने का आदेश दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसके निर्देश सभी अधिकारियों पर बाध्यकारी है और हालांकि दिल्ली में बैठकर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की निगरानी करना संभव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने शादी का झूठा झांसा देकर मामला दर्ज कराने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। जस्टिस एम सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने कहा है कि गलत रोमांस और कपल के ब्रेकअप के मामले में महिलाओं द्वारा बलात्कार के मामले दर्ज नहीं किए जाने चाहिए। खास तौर पर समाज में बदलते नैतिक मूल्यों के मद्देनजर कोर्ट एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसने उस महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों को खारिज करने की मांग की थी, जिसकी उससे सगाई हो चुकी थी। महिला ने कहा कि शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाए गए। कोर्ट ने कहा कि अगर तुम इतनी भोली होती तो तुम हमारे सामने नहीं आती। तुम बालिग हो, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें यह विश्वास दिला दिया गया हो कि तुम शादी कर लोगी आदि। उचित सम्मान के साथ नैतिकता सद्गुणों की अवधारणा युवाओं के बीच अलग है। अगर हम आपकी बात से सहमत हैं तो कॉलेज आदि में लड़के और लड़की के बीच कोई संबंध दंडनीय हो जाएगा। मान लीजिए कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और लड़की विरोध करती है और लड़का कहता है कि मैं अगले हफ्ते तुमसे शादी करूंगा और फिर वह मना कर देता है, तो ये फिर से अपराध है। न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसे मामले अक्सर रूढ़िवादी मानसिकता का परिणाम होते हैं। पीठ ने टिप्पणी की रूढ़िवादी मानसिकता काम कर रही है क्योंकि यहाँ पुरुष को दोषी ठहराया जाता है। हमारी व्यवस्था में खामियां हैं। कई बार लड़की अपने ससुराल वालों के खिलाफ 5 मामले दर्ज करा सकती है। आप हमसे जो भी टिप्पणी चाहते हैं या उच्च न्यायालय की टिप्पणी को दरकिनार करना चाहते हैं, वे ठीक है। आखिरकार आप ही पीड़ित हैं। न्यायमूर्ति सुंदरेश ने भी कहा है कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के प्रावधानों की भी फिर से जांच होनी चाहिए, जिसके तहत महिला को पति के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत लैंगिक समानता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि महिला को पुरुष के साथ रहने के लिए मजबूर करने वाले मानदंड आदि कैसे हो सकते हैं।
और रेप पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला सामने आया है। बता दें आपको कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 7 मार्च को श्री संस्थान गोकर्ण और रामचंद्रपुरा मठ के पुजारी और हिंदू संत राघवेश्वर भारती स्वामी के खिलाफ 2015 में दर्ज बलात्कार का मामला खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने पाया कि कथित घटना की रिपोर्ट करने में 9 साल की देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि राघवेश्वर भारती स्वामी ने एक महिला शिष्य के साथ 2 बार बलात्कार किया। एक बार 2006 में जब वह 15 साल की नाबालिग थी और दूसरी बार 2012 में जब वह वयस्क थी। न्यायालय ने यह भी पाया है कि इस मामले में आरोप पत्र अपराध जांच विभाग के अधिकारी द्वारा दायर किया गया था। इससे पहले कि सीआईडी को कर्नाटक सरकार द्वारा 2024 में एक अधिसूचना के माध्यम से पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था, जिसमें ये भी कहा गया कि तत्कालीन मैसूर सरकार द्वारा जारी 1979 की अधिसूचना में सीआईडी को केवल जांच के उद्देश्य से ही पुलिस स्टेशन माना गया था, न कि आरोप पत्र दाखिल करने के लिए। इसने आगे कहा कि इसीलिए सीआईडी को इस मामले में आरोप पत्र दाखिल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को आरोप पत्र दाखिल करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी माना है कि मजिस्ट्रेट ने आपराधिक मामले का संज्ञान लेते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया था। इन कारणों से न्यायालय ने राघवेश्वर भारती स्वामी द्वारा उनके खिलाफ बलात्कार के मामले को रद्द करने की याचिका को स्वीकार किया। इस मामले में शिकायत एक पूर्व शिष्य ने दर्ज कराई थी, जिसने राघवेश्वर भारती स्वामी के मठ द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ाई की थी। उसने आरोप लगाया कि उसके स्कूल के दिनों में राघवेश्वर भारती स्वामी उसमें विशेष रुचि रखते थे और अक्सर उससे पूछते थे कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उसने आगे दावा किया कि 2006 में जब वह 15 साल की थी तो ऋषि ने उसे एक निजी कमरे में बुलाया और उससे कहा कि उसकी कुंडली में कुछ दोष है। उसने आरोप लगाया कि उसने उससे ये कहकर छेड़छाड़ की और वो भगवान राम के मार्गदर्शन में उसके दोषों को ठीक कर देगा। उसने दावा किया और उसने उसे इस घटना के बारे में ना बोलने की चेतावनी भी दी और कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे श्राप लगेगा। अपनी शिकायत में उसने कहा कि उसने इस घटना के बारे में इसलिए नहीं बोला क्योंकि वह गुरु से डरती थी। फिर दूसरा यौन शोषण की घटना भी उसके साथ हुई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.